कपराल यहाँ है साहब। वह इस समय गोदाम के कमरे में कुछ व्यक्तियों के साथ बैठक में है। इस समय कुछ तो अजीब है। कपराल अच्छे आदमी नहीं है साहब। मैंने उन्हें कुछ महिलाओं के साथ देखा है। उनके छिपे हुए मकसद ठीक नहीं लगते। मुझे ऐसा ही संदेह था। हाँ साहब, मैंने कुछ समय पहले उनके साथ एक महिला को देखा था। क्या यह कैसे संभव है? द्रोणाभीर के मन में अचानक एक बुरी आशंका घर कर गई। बिना कोई समय गंवाए वह तेजी से गोडाउन रूम की ओर भागा। कमरे में भारी तनाव था। महिला बहादुरी से कपराल के आक्रामक प्रयासों का विरोध कर रही थी। क्या कर रहे हो कपराल? कपराल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की गूंज ने तनावपूर्ण वातावरण को तोड़ दिया। मैं समझा सकता हूँ द्रोणाभीर, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने सब कुछ देख लिया है कपराल, और तुम्हारा इरादा भी। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुम एक घटिया इंसान हो जो अपनी असलियत छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। उसने मेरी नाक पर कुछ छिड़का। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो द्रोणाभीर। वह झूठ बोल रही है। तुम मुझे घृणित लगते हो कपराल। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने उसे तोड़ दिया। तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। मैडम, आप अब सुरक्षित हैं। धन्यवाद सर। इस आदमी ने मेरे परिवार को बहला फुसलाकर, धोखा देकर और लालच देकर मुझे यहाँ लाने पर मजबूर किया। मैं कभी यह नहीं चाहती थी। कहते हैं कालमाटी में मेरी सुंदरता की चर्चा हर तरफ होती है, और शायद इसी पर कपराल की बुरी नज़र पड़ गई। उसने अपने आदमियों को भेजकर मुझे जबरन यहाँ लाने की साजिश रची। उसने मुझ पर एक अजीब स्प्रे छिड़का। उसकी गंध बहुत अजीब थी, जैसे कोई हल्का लेकिन असरदार जहर। मेरी पूरी ताकत जैसे खत्म हो गई। मेरा दिमाग भारी होने लगा और मुझे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। मैं बस किसी तरह चलती रही, और जब होश आया तो मैं इस गोडाउन में थी। द्रोणाभीर की आंखों में आग सी जल उठी और उसके अंदर एक गहरा गुस्सा उमड़ने लगा। उसने तेजी से गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में बस आक्रोश था। मुराद काका, अभी पुलिस को बुलाओ। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं यह दोबारा नहीं करूंगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था कपराल। तुमने उस विश्वास को तोड़ दिया है। परिणाम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कपराल। वह एक राक्षस है। उसने कालमाटी से और महिला का अपहरण किया था। कपराल की आंखों में नफरत की एक भयावह चमक थी। वह एक हल्की हंसी हंसा, लेकिन उसमें कोई इंसानियत नहीं थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो द्रोणाभीर। तुम नहीं जानते कि तुम किससे भिड़ रहे हो। मैं कोई गवाह नहीं छोड़ता। मुझे सबूतों से नफरत है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कपराल ने तेजी से अपनी जैकेट के भीतर हाथ डाला और एक ब्लेज 500 लेजर गन बाहर निकाल ली। एक उन्नत घातक हथियार। द्रोणाभीर ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कपराल की ओर घूरा, फिर बिना समय गंवाए अपनी उन्नत इलेक्ट्रिक गन निकाल ली। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसने ट्रिगर दबा दिया। एक तेज नीली ऊर्जा लहर द्रोणाभीर की ओर झपट पड़ी, लेकिन द्रोणाभीर बिजली की गति से एक ओर झुक गया। उसके ठीक पीछे से ऊर्जा का घातक झटका गुजर गया, दीवार पर तेज धमाके के साथ टकराते हुए। धुएं और चिंगारियों के बीच द्रोणाभीर ने बिना समय गंवाए अपनी उन्नत इलेक्ट्रिक गन को कपराल की ओर झुका दिया और ट्रिगर दबा दिया। एक भयंकर उच्च वोल्टेज विद्युत तरंग हवा में चमकी, जैसे किसी तूफान की गड़गड़ाहट हो। तेज स्पार्क्स के साथ बिजली कपराल के शरीर से टकराई। एक झटके में उसका पूरा शरीर झंझना उठा। कपराल जोर से चीखा। उसके हाथ से गन गिर पड़ी। उसका शरीर कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कपराल को नीचे गिरते देख द्रोणाभीर एक गहरी सांस ली। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तभी गोडाउन के बड़े दरवाजे जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ खुले। पुलिस बल अंदर दाखिल हुआ। एक अनुभवी इंसानी अधिकारी और उसके साथ एक उन्नत रोबोटिक पुलिस यूनिट। इसे तुरंत हिरासत में ले। रोबोटिक पुलिस ने अपने मशीनीकृत भारी कदमों से आगे बढ़ते हुए अपने मैकेनिकल आर्म्स फैलाए। चेतावनी, अपराधी पहचाना गया। कपराल, तुम कानून तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किए जा रहे हो। किसी भी प्रतिरोध का उत्तर बल प्रयोग से दिया जाएगा। गिरफ्तारी मोड सक्रिय किया जा रहा है।
होश में आते हुए कपराल ने द्रोणाभीर से नजरें मिलाई। उसकी आंखों में क्रोध और हार का प्रबल मिश्रण था। तुम लोग सोचते हो कि यह सब यहीं खत्म हो गया। मूर्ख हो तुम। जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता, न तुम न तुम्हारी यह मशीनों की फौज। उसकी आंखों में एक पागलपन की चमक थी, जैसे उसने कोई ऐसा रहस्य छुपा रखा हो जो विनाश लेकर आएगा। कपराल की बातों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अंधेरा पास ही छुपा हो, इंतजार में। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद साहब। साहब, आपको सावधानी बरतनी होगी। अनकही चुनौतियों से लदे दोनों एकजुट खड़े थे। कमरा न्याय के बोझ से गूंज उठा, फिर भी आगे छिपी हुई अशुभ चुनौतियों से रंगा हुआ था। समय बहता रहता है, अनंत की धारा की तरह अपनी गूंज छोड़ता हुआ। भविष्यवादी डेलवीरा शहर के केंद्र में एडवांस्ड हॉस्पिटल प्रगति के एक ऊंचे प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा था। इसके चमकदार गलियारे अत्याधुनिक तकनीक की धड़कन से गूंज रहे थे। हर दीवार, हर स्क्रीन, हर मशीन इस युग की श्रेष्ठता का प्रमाण थी, जहां विज्ञान ने प्रकृति को अपने नियमों से बांध रखा था। यहाँ कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि अप्रत्याशित के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन आज कुछ बदलने वाला था। डेलवीरा, जहां जलवायु कोड्स और कृत्रिम नियंत्रणों से संचालित होती थी, 50 वर्षों से इस शहर ने पानी की एक भी बूंद नहीं देखी थी। पृथ्वी का आकाश मर चुका था। ग्लोबल वार्मिंग ने हवा से उसका आत्मा छीन लिया था। कृत्रिम प्रयास किए गए, बादलों को बनाने की तकनीकें आजमाई गईं, परंतु आकाश में अब वह क्षमता ही नहीं थी जो वर्षा को जन्म दे सके। लेकिन आज कोई पूर्वानुमान नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस अचानक पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरे शहर में बारिश होने लगी। यह कोई सामान्य वर्षा नहीं थी, यह किसी भूली हुई चेतना का पुनर्जन्म था। कुछ असंभव, कुछ अलौकिक। यह प्रकृति का अपना निर्णय था, या फिर किसी अज्ञात शक्ति का संकेत। और तभी पहाड़ों से कुछ उड़ता हुआ आया। लोग विस्मय से देखते रहे। अनोखे चमकते हुए पंखों वाले पक्षी जो इस दुनिया में नहीं होने चाहिए थे। कोई नहीं जानता था, परंतु यह संयोग नहीं था। वे विलुप्त प्रजातियां थीं, जिनका अस्तित्व सदियों पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन आज वे डेलवीरा की इमारतों के ऊपर उड़ रहे थे। और उसी क्षण आसमान में इंद्रधनुष उभर आया। पृथ्वी ने 1000 वर्षों से इंद्रधनुष नहीं देखा था। आज ये रंग किसका संदेश है? इसी क्षण एक अजीब सी ध्वनि पूरे शहर में गूंज उठी। कोई संगीत नहीं, कोई कृत्रिम तरंग नहीं, बल्कि कुछ प्राचीन, कुछ भूला हुआ। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, इसे कोई सुन नहीं सकता था, लेकिन यह हर जीव की आत्मा में गूंज रही थी। मानो किसी भूली हुई महाशक्ति ने पृथ्वी को पुकारा हो। हर किसी ने इसे महसूस किया। यह आकाश से नहीं आई थी, यह धरती के भीतर से उठी थी। जैसे पृथ्वी स्वयं कोई पुरानी भाषा बोलने लगा हो, जैसे कोई शक्ति अपनी उपस्थिति का संकेत दे रही हो। और फिर डेलवीरा की सारी रोशनी बुझ गई। ऐसा लगा जैसे समय खुद ठहर गया हो। जमीन के नीचे छुपे जोनाकी, वे जुगनू, जिनका अस्तित्व केवल पुरानी कथाओं में था, अचानक बाहर निकलने लगे। वे हवा में चमक रहे थे, जैसे कोई अनदेखा चिन्ह आकार ले रहा हो। कुछ प्राचीन, कुछ पवित्र। ऐसा लग रहा था मानो आज कोई अदृश्य महाशक्ति जागने वाली हो। बाहर की दुनिया में प्रकृति जाग चुकी थी। आज कुछ आया है, आज कुछ बदलने वाला है। इस सब के बीच एडवांस्ड हॉस्पिटल की दमकती हुई इमारत में हलचल बढ़ रही थी। चमकते प्रतीक्षालय में अस्पष्ट तनाव की लहर दौड़ रही थी। हर गुजरते पल के साथ हवा में एक विचित्र ऊर्जा घुलती जा रही थी। सूथन, चिंता की एक तस्वीर उसके चेहरे पर अंकित थी। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, जैसे कोई मूक प्रार्थना उसके होठों से निकल रही हो। अस्पताल के शांत लेकिन तनावपूर्ण माहौल में बशिराज, काव्या के पिता, बेचैनी से बैठे थे। उनका चेहरा एक गरिमापूर्ण चिंता प्रदर्शित कर रहा था। उस घबराहट की मूक अभिव्यक्ति जो उनके दिल को जकड़े हुए थी। सब ठीक हो जाएगा,
सूथन, काव्या मजबूत है और यहाँ के डॉक्टर शहर के सर्वश्रेष्ठ हैं। समय जैसे ठहर सा गया था। हर बीतता पल एक नए जीवन के आगमन का संकेत दे रहा था। नर्स का प्रवेश एक नई रोशनी की तरह था। उसके हाथों में कोमलता से झूलती एक नन्ही सी जान थी। उसके चेहरे पर संतोष और सावधानी का मिला जुला भाव था, जैसे वह एक अनमोल खजाना सौंपने जा रही हो। काव्या बिल्कुल ठीक है, और यह देखिए आपकी प्यारी बेटी। नर्स ने धीरे से कपड़े के आवरण को हटाया और जैसे ही नवजात का मासूम चेहरा उजागर हुआ, कमरे में भावनाओं की एक लहर दौड़ गई। एक लड़की, मेरी बेटी, मेरी अपनी बेटी। आज से पहले मैंने कभी ऐसा सुख महसूस नहीं किया। मैं आज दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। मेरी पोती कितनी सुंदर है, भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है। बधाई हो सूथन, काव्या और बच्ची दोनों अच्छी है, लेकिन प्रसव बिना चुनौतियों के नहीं था। वह रुके, उनकी नजर नवजात शिशु की बाह पर टिकी। लेकिन आपकी बेटी के बारे में कुछ असामान्य है। डॉक्टर सूथन और वशिराज के साथ एकजुट होकर उनका ध्यान नवजात की दाहिनी बाह पर सजे एक अनोखे जन्म चिन्ह की ओर आकर्षित किया। एक आंख के आकार का गड्ढा जो अपनी जटिल रेखाओं के भीतर ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए प्रतीत होता था। सूथन की नज़र डॉक्टर की नज़र का अनुसरण करती है और वह आश्चर्य से हाँप उठता है। यह कोई साधारण जन्म चिन्ह नहीं लग रहा सूथन। हाँ, यह लगभग एक प्रतीक जैसा है ना? लेकिन ऐसा जन्म चिन्ह पहले कभी नहीं देखा। ये आंख जैसा क्यों लग रहा है? जैसे ही सूथन अपनी बेटी की आंखों की ओर देखता है, वह चौंक जाता है। एक पल के लिए वे हरे से बदलकर गहरी नीली हो जाती हैं, मानो किसी रहस्य से भरी हों। लेकिन अगले ही क्षण वे फिर से अपनी सामान्य हरी रंगत में लौट आती हैं। एक ऐसा दृश्य जो साधारण से परे था, जैसे कोई अंधे की शक्ति खेल रही हो। ये कैसे संभव है? क्या कहा? तुमने देखा? उसकी आंखों का रंग बदल गया। नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। क्या हो रहा है? उसकी आंखें अभी हरी थीं और अब नीली हो गई। ये नॉर्मल नहीं है। शायद तुम्हें भ्रम हुआ है बेटा। नवजात शिशुओं की आंखों का रंग हल्का बदल सकता है। नहीं, ये 1 सेकंड में बदल गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। शायद आप थक गए हैं। सूथन ने विचार किया। उसके विचार उस रहस्य के वातावरण को प्रतिबिंबित कर रहे थे जो उसके नवजात शिशु को घेरे हुए था। चिंता मत करिए सर, वह सुरक्षित और स्वस्थ है। अब क्या आपने उसके लिए एक नाम चुना है? सूथन का चेहरा गर्व से खिल उठा जब उसने घोषणा की। हाँ, काव्या और मैंने अपनी बेटी के लिए नाम सोच लिया है। इसका नाम होगा ओमुद्री। जैसे ही सूथन ने नाम उच्चारित किया, ओमुद्री, एक हल्की अदृश्य आभा हवा में लहराने लगी, मानो ब्रह्मांड स्वयं उस नाम के गूढ़ अर्थ को स्वीकार कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे प्राचीन रहस्य दुनिया में फुसफुसा रहे हों। उसकी गूंज समय और अस्तित्व से परे जा रही हो। डॉक्टर वातावरण में सूक्ष्म लेकिन अनिवार्य बदलाव से हैरान नवजात शिशु को एक नवीकृत श्रद्धा भाव के साथ देखता है। ओमुद्री सच में बेहद खूबसूरत। जैसे ही इसे देखा, मन एक अजीब से सुकून में डूब गया। ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। न जाने क्यों ये बच्ची कुछ अलग लगती है। उस क्षण में आकाशीय और पार्थिव के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई। एक नए अध्याय के आगमन की घोषणा करते हुए जो सृष्टि के आरंभ से ही अनावरित हो रहा था। ओमुद्री एक कोमल अलौकिक प्रकाश में नहाई हुई थी। उसके छोटे नयन एक अलौकिक कृपा से दमक रहे थे। वह ब्रह्मांडीय विरासत की अग्रदूत है, हमारे बीच जन्मी एक आकाशीय संदेशवाहक, मानो किसी महाकाव्य का आरंभ होने वाला हो। समय स्वयं ठहर कर इसे ध्यान से देख रहा है, जैसे वह इस क्षण के महत्व को समझ रहा हो। कुछ ऐसा जो सृष्टि के ज्ञात नियमों से परे है, जो पृथ्वी पर जन्म लेकर भाग्य और ब्रह्मांड के छुपे हुए अध्यायों को प्रकट करने आई है। और इस प्रकार शुरू हुई ओमुद्री की कहानी।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सबने डेलवीरा सिटी के केंद्र में स्थित विशाल डेलवेक्स टावर में अपने नए बसेरे की ओर कदम बढ़ाए। यह टावर, जो 1 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचा था, आधुनिकता और रहस्य का प्रतीक बनकर आकाश को छूता प्रतीत होता था। नया घर, नया जीवन। सूथन, काव्या और ओमुद्री ने इस चमचमाते टावर में अपना नया आशियाना बनाया। समय बीत जाता है, छायाएं चेतन प्राणियों की तरह फैलती और मुड़ती हुई अंधकार को आलिंगन कर रही हैं। कपराल एक रहस्यमय दुर्भावना में लिपटा ऊंची कुर्सी पर विराजमान है। उसका चेहरा आंशिक रूप से अंधकार में डूबा हुआ है, शांत फिर भी अशुभ। अपने सिंहासन पर एक अंधकारमय सम्राट की तरह विराजमान, कपराल ने अपना ध्यान अपने ही भाई जिरात की ओर मोड़ा। मुझे विश्वास है कि हमारी योजनाएं अपेक्षित रूप से आगे बढ़ रही है। हाँ भैया, हमारी तैयारियां जारी है। हाँ, प्रगति हो रही है, फिर भी आगे लंबा रास्ता है। संसाधन अभी भी एक चिंता का विषय है। जैसे जैसे वार्तालाप खुलता गया, जिरात, एक संदेहवादी व्यक्ति जिसमें संशय की तीव्र भावना थी, उसकी आंखें अंधकार को भेदती हुई आगे झुका। संसाधन? क्या हम धन की बात कर रहे हैं भैया, या शायद रेभानी की? कपराल की व्यंग्यात्मक मुस्कान टिमटिमाई। उसकी आंखें भावनाओं के एक ताने बाने को दर्शा रही थीं। हाँ भाई, उसने तो मुझे पागल कर दिया है। मैं उससे पूरी तरह प्रभावित हूँ। उसको देखने के बाद से ही मैं बस उसके जादू में फंसता चला गया। उसका स्वीकारोक्ति कक्ष में एक निषिद्ध मंत्र की तरह अंधेरी इच्छाओं और विकृत जुनून की गंध से भारी थी। अब मैं समझ गया कि इस बार आप असफल क्यों हुए। मुझे रेभानी की कोई परवाह नहीं। वह आपकी इच्छा हो सकती है, मेरी नहीं, परंतु आपकी इच्छा वह मैं अवश्य पूरी करूंगा। अत्रिनी को तो हम पहले ही संभाल चुके हैं, वह पूरी तरह हमारे अधीन है। और फिर भी इस बार आपने द्रोणावीर को अपनी पकड़ से कैसे निकलने दिया? आप चूक गए भैया। क्यों? मैं उसके पूरे वंश का विनाश चाहता हूं, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। भाई जिरात, मेरी विफलता के लिए क्षमा करें। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। आप जानते हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ है। मैं कभी आपकी आज्ञा और मार्गदर्शन से आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं महाबला के बारे में सोचता हूं तो अपना क्रोध रोक नहीं पाता। मेरे दबाव के लिए क्षमा करें भैया। अगर आप कहें तो मैं अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी कर सकता हूं। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है भाई। जिरात, तुम जानते हो कि मैं सबूतों से नफरत करता हूँ। मुझे पता है भैया, मुझे अच्छी तरह पता है आप सबूतों से घृणा करते हैं, इसलिए हर कदम सावधानी से उठाते हैं। लेकिन इस बार आप चूक गए। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस परिवार का विनाश अपनी आंखों से न देख लूं, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। शांत हो मेरा भाई जिरात, तुम ही मेरे सच्चे भाई हो, खासकर हमारी बहन के उस दुखद अंत के बाद। अब इस दुनिया में बस तुम ही मेरे अपने हो। भैया, हम एक दिमाग के दो चेहरे हैं। चाहे मेरा जन्म कृत्रिम रूप से हुआ हो और आपका प्राकृतिक रूप से, लेकिन हम एक ही माँ की संतान है। हमारी बहन इकुचा महाबला से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसकी बेरुखी और अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया। अपने प्यार की वेदना सहन न कर सकी और विष पीकर अपनी जान दे दी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। महाबला तो मर चुका है, लेकिन उसका परिवार अभी भी जीवित है। मैं उन्हें जीवित नहीं देख सकता, कभी नहीं। शांत हो जिरात, धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमारे पास तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। हमें अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरी बात सुनो जिरात, मुझ पर भरोसा रखो, हमारा समय आएगा। जैसा आप चाहे भैया। आकुमा पहले ही अपने पति और बेटी के खोने के दर्द में डूबकर समाप्त हो चुकी है। अब केवल द्रोणावीर बचा है। यदि तुम चाहो तो तुम उससे निपट सकते हो, लेकिन याद रखना जिरात, सोच समझकर कदम उठाना। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहाँ एक भी चूक हमें कभी भी बर्बाद कर सकती है। कोई हमें पकड़ न सके, यही नियम है, इसे मत भूलना। हाँ, मैं जानता हूँ। छायाएं
उनके दुर्भावनापूर्ण समझौते के चारों ओर सिकुड़ती प्रतीत होती थी। कमरे के अंधेरे में कप्राल और ज़ेरात अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर गहन चर्चा कर रहे थे। हमारी जड़ें अब इस दुनिया की व्यवस्थाओं में फैल रही है। हमने क्रोनोलाइट, एंटीमैटर और अन्य दुर्लभ तत्व जुटा लिए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें तेजी लानी होगी। सभी प्राचीन आर्टिफैक्ट्स हमारे कब्जे में होने चाहिए। व्यापार को बढ़ाओ, लेकिन छाया में रहकर। कोई हमें देख न सके, कोई हमें रोक न सके। समझ गया कप्राल। अंधकार की सरगोशियों के बीच षड्यंत्रकारी संवादों की गूंज गहरी होती गई, एक अदृश्य जाल बुनते हुए। और फिर वह प्रकट हुआ, पागलपन की चादर में लिपटा, विज्ञान और जादू के अंधकारमय संगम का दूत, वैज्ञानिक ज़राथ्रेक्स। उसका आगमन छायाओं में दबी एक भयानक योजना का संकेत था, एक विकृत साजिश जहां विज्ञान और जादू एक नए विनाश की रचना कर रहे थे। ज़राथ्रेक्स मेज पर एक रहस्यमय चिप फेंकी, एक ऐसी वस्तु जो हेर फेर और नियंत्रण की शक्ति से भरी हुई थी। यह मेमोरी रिप्रोग्रामिंग चिप यादों को मिटाने और फिर से लिखने की शक्ति रखती है। एक मनुष्य की सोच को हमारी इच्छानुसार मोड़ सकती है। वे अब एक ऐसी शक्ति के स्वामी थे जो नैतिकता की सीमाओं को परे धकेल चुकी थी, एक ऐसी शक्ति जिसने सही और गलत के बीच की रेखा को मिटा दिया था। यह सचमुच एक घातक उपकरण है, मानव चेतना को अपने हाथों में मोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका। हमने मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की कुंजी तो बना ली है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए हमें और धन और शोध की आवश्यकता होगी। तुम्हारे संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी ज़राथ्रेक्स, काम जारी रखो। हमें अपनी योजना को शीघ्र पूरा करना होगा। अब समय आ गया है कि हम अस्तित्व के मूल सार को ही चुनौती दें।